ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीसीएस की मीटिंग जारी है। पीएम आवास पर सीसीएस की मीटिंग जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल उस मीटिंग में मौजूद है। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीसीएस की मीटिंग जारी है। पीएम आवास पर सीसीएस की मीटिंग जारी है और गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी उस मीटिंग में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीसीएस की मीटिंग अभी जारी है। पीएम आवास पर ये मीटिंग जारी है और इसी को लेकर तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। अभी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी और अब मीटिंग को लेकर ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। तो पीएम आवास पर सीसीएस की ये मीटिंग जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद है। चलिए फिर से लौटते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तमाम हमारे साथ। मदन प्रजापत, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप कलवानिया, प्रवक्ता कांग्रेस और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मदन प्रजापत आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से अब यहाँ पर सीसीएस की मीटिंग भी शुरू हो गई है, वो भी जारी है। इससे पहले अपने सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कैसे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, स्ट्राइक को अंजाम दिया, कौन कौन से वो ठिकाने थे, उस ठिकानों पर कौन कौन से आतंकवादियों के वो अड्डे बने हुए थे, लंबे समय से कहाँ पर किसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो सब नेस्त नाबूद कर दिया है इस पूरी स्ट्राइक को लेकर। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद क्या कैसे देखते हैं आगे की प्लानिंग और कितनी मजबूत होगी? देखिए, आगे की प्लानिंग जो होगी वो बिल्कुल मजबूत होगी, देश के हित के अंदर होगी और देश के जो चीजें उसको ध्यान में रखे होगी। आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज जो है इस तरीके से नहीं करते हैं कि आज सुना और कर दिया है। जैसा ही हुआ हम सारी चीजों पे फोकस करते हैं, बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं और रणनीति के आधार पे उस अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत चल रहा है, मैं फिर कहता हूं कि ये आज का नए युग का भारत है। आज सेना को जो छुट्टी दी गई थी 3 दिन, आपने देखा होगा 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था समय भी आप तय करना, स्थान भी आप तय करना और तरीका भी आप तय करना कि किस तरीके से हम जो है बदला ले सके। जो भारत ने लिया है उसी के संदर्भ में जो बैठ के चल रही है। अभी आगे जिस तरीके से इसका रिएक्शन कुछ होगा, पाकिस्तान क्या करेगा या हमको आगे क्या रणनीति करनी है, उसके ऊपर सीसीएस की बैठक चल रही है। लेकिन आज में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ वो भी आज देखिएगा आप। हमारी मातृशक्ति ने आके और बताया है कि हमने क्या किया है और ये संदेश पूरी दुनिया को है कि जिनका सिंदूर उजाड़ा जाएगा, इस देश की मातृशक्ति इतनी मजबूत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी। तो ये आज आपने ब्रीफिंग के अंदर भी देख लिया होगा। और मैं फिर कहता हूं कि देश आज गर्व कर रहा है अपनी सेनाओं के ऊपर, इस सैन्य पराक्रम के ऊपर गर्व कर रहा है, हमारी जो रणनीति है उस पर गर्व कर रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि अब आतंक के पीछे हमारा पड़ोसी देश छुपेगा नहीं। आप आतंक की आड़ में लेके और हमारे को परेशान जो इतने सालों से कर रहे थे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। घर में घुस के मारेंगे, सेंटर में मारेंगे, जमीन के अंदर मारेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। संदीप कलवानिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब इस एक्शन के बाद में, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार आ रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं और बड़े बड़े देश भारत के साथ इस बार साथ में है और हर अटैक को लेकर ये बात सामने आती है कि भारत अकेला नहीं है, भारत देश के साथ तमाम बड़े देश है, तमाम बड़े नेता हैं और वो सहयोग कर रहे हैं पाकिस्तान को हराने में और डट के भारत खड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से संगठित होकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होगा इस बार? देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है। इसको लेकर पूरे देश और पूरे विश्व के जितने भी देश हैं जो इससे पीड़ित हैं वो निश्चित रूप से भारत के साथ हैं। और जहां तक आपने विपक्ष की बात बताई, विपक्ष पहले दिन से, जब 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसी समय हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने एक स्वर में ये कहा था कि केंद्र सरकार और भारतीय सेना को जितनी मदद मिलेगी विपक्ष से वो पूरा देगी, चाहे
उसका मनोबल के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे रूप में हो, हमेशा हम लगातार इनके साथ हैं। निश्चित रूप से जो आज की कार्रवाई की हुई है वो भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप देखें लगातार छोटी छोटी कार्रवाई करते 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 कितने आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को, सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। यह निश्चित रूप से भारतीय सेना की एक बड़ी उपलब्धि है। और विपक्ष की, जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष एक साथ भारतीय आर्मी के साथ और भारत की सरकार के साथ खड़ी है। जहां जितनी हर संभव मदद होगी वो निश्चित रूप से मदद करने के लिए तैयार है। यह कोई राजनीतिक आज मुद्दा नहीं है, यह पूरे विश्व का मुद्दा था। भारत इस आतंकवाद की समस्या से लगातार जूझता आ रहा है। निश्चित रूप से आप देखें कि कितने घरों को इन्होंने इनके दीपक उजाड़े हैं, उनके बहन को भाई उजाड़े हैं, पतियों को खोया है, माँ ने अपने बेटों को खोया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसमें हम लगातार, हम तो ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से आज जो अभियान जो चला है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये अंतिम कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ में। जी, लेकिन अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। वो बार बार अभी भी यही कह रहा है कि हम देख लेंगे, हमारे पास और बचा कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास में, ये भी उसे पता है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा भारत के आगे। पाकिस्तान इस तरह की लगातार गीदड़ धमकियां देता है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का जनक है और इस तरह की धमकियों से न तो भारत सरकार डरेगी और न ही भारतीय सेना डरेगी। निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद में हर देश के नागरिक के मन में एक नया आत्मबल पैदा हुआ है। और निश्चित रूप से इस तरह की जो अगर पाकिस्तान जो भी हेकड़ी आप देखें, जिस हिसाब से तस्वीरें आ रही हैं, निश्चित रूप से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ के हमने ये भी कार्रवाई में, आप भारतीय सेना की कार्रवाई में आप देखें, एक बहुत ही अच्छे सोच समझ के इन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें वहाँ के नागरिक जो इनोसेंट है उनको कहीं छुआ तक नहीं है। निश्चित आतंकवादी जो उनके अड्डे थे उन पे कार्रवाई की गई है, तो बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है। ठीक है जीवन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 1971 की हम देखते हैं किस्सा और आज 2025 हम देखते हैं कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं। जो मिसाइल्स आई हैं, राफेल आए हैं, मिग आए हैं, उनमें काफी कुछ बदलाव हुआ है। ऐसे में तब के समय में और अब के समय में, और अगर हम युद्ध की बात करें उसमें भी, और अगर हम प्लानिंग प्लॉटिंग की बात करें उसकी भी, सब कुछ मिला के आप आज कितना बदलाव देखते हैं? जी सर, आप म्यूट कर लीजिए, तब आपकी आवाज हम अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। जीवन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे सर। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था कि 1971 में मैं 7-8 साल का था और जब रात को सायरन बजते थे, ब्लैकआउट होता था, तो हम खाइयों की तरफ भागते थे। और वो वक्त था जबकि पाकिस्तान की पहली हेकड़ी, पहली हवा उसकी तब निकाल दिया था जब ईस्ट पाकिस्तान बंगाल में बदल गया था। और वो पहली बार था कि बंगाल और पूर्वी भारत के अंदर भी ब्लैकआउट, सायरन और ये सब देखा गया था। और तीनों सेनाएं तब अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ मिल करके उन्होंने वो युद्ध लड़ा। अब 71 से लेकर के आप आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, गैजेट्स चेंज हो गए हैं, माहौल चेंज हो गया है। तब का जो माहौल था उसमें उग्रवाद शामिल नहीं था। आज के समय में न केवल ये आतंकवाद शामिल है, और इसके अलावा जो युद्ध के उपकरण है उनमें बदली आ गया है, चाहे वो भारतीय सेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो। ये ऑलमोस्ट मैं कहूँ 1000% अगर चेंज है तो ये हकीकत है। जब बात आती है कि इन्होंने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को कम से कम उनके डिसीजन मेकर्स को मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर कम से कम 10 गुना का फर्क है। अगर भारत और चीन में 3 से 5 गुना का फर्क है, तो पाकिस्तान अगर ये समझे कि मैं युद्ध कर लूंगा, युद्ध जीत लूंगा, जैसे कल उनकी पार्लियामेंट में वो लोग हंगामा कर रहे थे, तो ये मिथ्या है, स्वमिथ्या, सेल्फ मिथ। वो अपने आप को झुठला करके खुश साबित करना चाहते, पर वो होगा नहीं। जमीन पे तथ्य ये है कि आज की तारीख के अंदर बिना एलओसी क्रॉस किए हमारे फाइटर्स ने उनके सभी ट्रेनिंग कैंप को
मुख्य जो अड्डे हैं जैश के और लश्करे के, दोनों उड़ा दिए हैं। अजहर का भाई और उसका परिवार गायब हो गया है। तो ये जो चेंज है कि प्रेसिजन स्ट्राइक, काबिलियत, ड्रोन्स, जो कामिकाजे ड्रोन्स ने कल काम किया है वो अति सुंदर था। 9 लोकेशंस थी, 24 मिसाइल्स के साथ जो अटैक हुआ है, ये भारत की युद्ध की हिस्ट्री के अंदर ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक मौका है और इसका पर्यायवाची मुझे आज नजर नहीं आता वोकेबुलरी के अंदर। तो पाकिस्तान को ये याद रहे कि न केवल जीवन जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद हुसैन जुड़ गए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं खालिद? सब ने कंडेम किया, हर फोकल इसको कंडेम किया है, हर जगह से कंडेमनेशन हुई है। ये लोग सड़कों पे आए, कैंडल मार्च हमने कुपवारा से लेकर जो है अनंतनाग तक देखे, तो हर जगह इसकी कड़ी निंदा की गई जिस तरह से। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी सामने आ रही है और ये भी चारों तरफ बात हो रही है कि भारत के पास हमला करने की शक्ति थी, ताकत थी, क्योंकि जो सैनिक पावर है, जो मेजर पावर है वो भारत के पास है। जीवन जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी पावर है भारत के पास। अगर एक्टिव सैन्य अफसर की बात करें तो वो भी ज्यादा है, जवान भी ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, मिसाइल्स में बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखी गई है। ऐसे में पाकिस्तान तो कहीं नहीं टिकता है भारत के आगे। ये समझने की जरूरत है कि फिजिकली तो वो कहीं कंपटीशन में है ही नहीं। और इसके अलावा अगर आप डिप्लोमेटिक देखें, रणनीति देखें, शास्त्रिक तौर पर देखें तो पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, आइसोलेट हो गया है। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से उनकी पैंट वैसे ही ढीली हो रही है कि भाई साहब कल पिएंगे क्या, खाएंगे क्या। और अब जो परसों चिनाब की बात आई थी कि वहां से पानी रोक दिया गया है, तो अब वहां हाहाकार मचना बहुत वाजिब है। जहां रोटी नहीं मिल पा रही उनको, महंगाई आसमान छू रही है, वहां पर न केवल डिप्लोमेटिक बल्कि आर्थिक और अब मिलिट्री, जब ये चारों तरफ से अटैक होगा तो पाकिस्तान नष्ट होने की कगार पर है। और उसके अंदर का जो हिस्से पुर्जे हैं वो टूट टूट के अलग गिर रहे हैं। बलूचिस्तान एक तरफ, खैबर पख्तूनख्वा दूसरी तरफ, पीओके तीसरी तरफ, बचा क्या? सिंध और पंजाब। और सिंध के अंदर भी देश के अंदर सेना के खिलाफ मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। तो पंजाब अकेला छोटा सा एक स्टेट बचता है जो कि सिवाय मैं कहूं कि खुद को दिलासा दे रहा है। उनको अब ये सब नहीं करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि समर्पण करे, माफी मांगे और आतंकवाद फैलाना बंद करे। और वो अमेरिका में और यूनाइटेड नेशंस में जाकर के कहे, चाइना को वो कहे, टर्की को ये कहे कि जी ये आतंकवाद मैंने शुरू किया था, अब नहीं करूंगा। अगर वो ये नहीं करता है तो वो विनाश के द्वार पर खड़ा है। और चीन और टर्की फिजिकली मदद करने नहीं आएंगे क्योंकि चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखते हैं तो हालात बहुत नाजुक है पाकिस्तान के लिए। और ये अगर समझ लेता है तो उनके लिए, उनके लोगों के लिए भला होगा। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भी भारत काफी आगे है। अगर हम बात करें, भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 64 है। तो किसी भी एंगल से हम देखे जाएं तो सिर्फ कह सकते हैं कि बातों में ही पाकिस्तान आगे है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। और क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इसके अलावा ना सिर्फ वाटर स्ट्राइक और इससे पहले पाकिस्तान के वीजा रद्द कर देना, सिंधु जल संधि समाप्त कर देना, उसके अलावा आतंकी ठिकानों पर ये जो स्ट्राइक की गई है, इसके अलावा जो पाकिस्तानी दूतावास है उस पर कार्रवाई कर देना, एक एक करके नब्ज दबाई गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान की। कहीं से भी निकल नहीं पाएगा इस बार। जी जी, ये बिल्कुल चाणक्य नीति का बिल्कुल उम्दा उदाहरण है कि साम दाम और भेद से ही हम दुश्मन का टेटवा दबा देंगे। दंड तक बात जानी नहीं चाहिए। ये जो एक छोटा सा दंड दिया है, जैसा सभी आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेलर है और उनको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों हम अपना विनाश कर रहे हैं। लोग उनके खिलाफ सड़क पे खड़े हैं, आर्मी लोएस्ट एब के ऊपर है। समझो पाकिस्तानी भाइयों, समझो और अपनी सेना को, और ये झूठे पॉलिटिकल नेता हैं, इनको बताओ कि इसमें भला नहीं है। उनका भला इसी में है कि वो भारत के साथ मिले और आतंकवाद को नष्ट करने में भारत की मदद करे, तभी बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल।